गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। सर। पिछले क्लास में एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सवाल देख रहे थे जिसमें इंडेक्स का हम सवाल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क पूरा भी किए थे, कुछ व्हाट्सएप पे दिए भी हैं, उसका तो लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन सा स्टूडेंट सबमिट किए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी सॉल्व नहीं किए। सर आप सॉल्व कीजिए, हम रख लेंगे। तो ऐसे करने पे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। जब तक आप अपने से काम नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका समाप्त हो चुका है और आपका 20% 30% भी अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब थ्योरी को फिर से रिवीजन की जरूरत है। उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ऑनलाइन में तो यही एक खासियत है कि आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को बार बार देख सकते हो आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में एक्सरसाइज का काम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म ऑफ वार्नर पॉस्टुलेशन। वार्नर थ्योरी हम बताए थे। वार्नर थ्योरी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। वार्नर थ्योरी के बारे में जिक्र किए हैं कि वार्नर थ्योरी जिसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप के वैलेंसी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी होते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर को, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव लिगांड्स पे डिपेंड करता है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर नेगेटिव लिगांड्स के साथ साथ न्यूट्रल लिगांड्स पे डिपेंड करता है। बस इतना ही थ्योरी उसमें लिखना है पहला क्वेश्चन का। तो 9.1 वार्नर थ्योरी जाके देखिए, उसमें आपको पॉइंट हम लिखाए हैं, उसी में से 3 पॉइंट को लिखना है कि वार्नर थ्योरी के अनुसार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है दो टाइप के वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड करता है, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। तीसरा पॉइंट लिख लेना कि प्राइमरी वैलेंसी जो है डिपेंड करता है निगेटिव लिगांड्स पे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड करता है निगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल लिगांड्स पे। चलिए 9.2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन पॉइंट टू नंबर क्वेश्चन में आपको कहा है कि FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन in 1:1 molar ratio gives the taste of Fe+2 ion, but CuSO4 solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not gives a taste of Cu plus ion. Explain why. अगर कोई टेस्ट दे रहा है डेट मीन्स वो एडिशन के बाद डबल साल्ट का फॉर्मेशन किया है। जब डबल साल्ट का फॉर्मेशन करता है जनरली वो टेस्ट देता है, और जो एडिशनल एडिशन होने के बाद जो एडिशनल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वो आपका कभी भी टेस्ट नहीं देता है। तो 9.2 में एडिशनल कंपाउंड के बारे में बात करें। एडिशनल कंपाउंड अगर डबल साल्ट है
गिव्स टेस्ट। डबल साल्ट है तो ये टेस्ट हमारा देगा। अगर एडिशनल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा तो नोट गिव्स टेस्ट, ये टेस्ट नहीं देता। एक टेस्ट देता है, दूसरा टेस्ट नहीं देता। जैसे आपको पहला करा है, ये FeSO4 जब इसको अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4, ये रेशियो 1:1 की रेशियो मिलाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहां से ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहां से बनता है आपका कंपाउंड बन जाता है FeSO4 इंटू NH4 का होल टू SO4 इंटू 6H2O, और इसी को कहते हैं ये मोहर साल्ट है। ये मोहर साल्ट है, ये डबल साल्ट है। जब इसको वाटर मॉलिक्यूल में ऐड करेंगे, H2O में ऐड करेंगे, तो फर्दर ये आयनाइजेशन होगा, यानी Fe+2 प्लस SO4-2 प्लस NH4 प्लस बनेगा। ये आयन का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे Fe+2 आयनाइज फॉर्म होगा, इसका मतलब ये टेस्ट दे देगा। कौन सा? Fe टेस्ट देगा। तो गिव्स ये Fe+2 आयन टेस्ट देगा। लेकिन अगर आपको CuSO4 को अमोनिया में ऐड करते हैं और रेशियो दिया है 1:4, तो यहां से जो बनता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है CuNH3 का होल 4 बाहर SO4। अब इसको अगर वाटर में ऐड करेंगे तो यहां से ये आयन में टूटेगा, CuNH3 का होल 4, इस पे +2 आएगा प्लस SO4-2। इसका मतलब यहां कॉपर प्लस आयन के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये इसको कहेंगे नो आयनाइजेशन। फर्दर अगर आयनाइजेशन नहीं होगा ये, इसका मतलब ये टेस्ट आपका नहीं देगा। इसलिए यहां से ये Cu+2 आयन नोट गिव्स टेस्ट, इसलिए ये टेस्ट नहीं देता। समझ में आ गया क्या कहना था टेस्ट के बारे में? कोई देता है, कोई नहीं देता है। इसके पीछे कॉज यही है कि जो डबल साल्ट का फॉर्मेशन होगा वो बड़ी आसानी से फर्दर वो आयनाइजेशन शो करता है और सेंट्रल मेटल आसानी से आयनाइज होगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें ये कॉपर Cu+2 के फॉर्म में, ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसको फर्दर आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब तक Cu+ बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये टेस्ट नहीं देगा। इसलिए कोई टेस्ट देता है, कोई टेस्ट नहीं देता है, तो सबसे पहला माइंड में यही रखना कि अगर डबल साल्ट बनता है तो वो टेस्ट बड़ी आसानी से दे देता है। वो मेटल आयन बड़ी आसानी से टेस्ट देगा जो डबल साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और वो मेटल आयन टेस्ट नहीं देता है जो कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन करता है, वो टेस्ट नहीं देता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेना। हो गया सर।
हो गया सर। कोई डाउट भी है इसमें? हो किसी सर। को पूछना भी है? नो सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए का सबका दो दो एग्जाम्पल देना है। कोऑर्डिनेशन इंटिटी कोऑर्डिनेशन इंटिटी है क्या? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही कोऑर्डिनेशन इंटिटी कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिफाइन करना है, कहेंगे वैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एज वेल एज लिगांड्स प्रेजेंट हो, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें सेंट्रल मेटल एज वेल एज लिगांड्स प्रेजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी। दूसरा करा लिगांड्स के बारे में। लिगांड्स है क्या? तो कहेंगे वैसा टाइप का स्पेसीज होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है, उस स्पेसीज को हम लिगांड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कहेंगे आपका कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल और लिगांड्स के बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगांड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, पॉलीहाइड्रोन जब होगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन कहेंगे किसको? कहेंगे यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफिनिट शेप को रिप्रेजेंट करता है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर गिव्स फिक्स शेप देन इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। अगर डिफिनिट शेप को देता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे टेट्राहाइड्रल शेप, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहाइड्रल, तो ये सब डिफिनिट शेप दे रहा था, तो उसी को कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन कहेंगे। अगला कहता है होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कहेंगे वैसा टाइप का कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसमें एक ही टाइप के लिगांड्स हो। इफ सेम टाइप ऑफ लिगांड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन इट इज नोन एज होमोलेप्टिक। अगर इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगांड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन इट इज नोन एज हेटेरोलेप्टिक, उसको हेटेरोलेप्टिक कहेंगे। तो चलो ये तो काम कर सकते हो। जी कर लेंगे सर। हाँ, ये तो कर लेगो, ये तो यस सर कर लेंगे। वीडियो में जाकर देखना, उसमें सबके बारे में डिफाइन किए। चलिए अगला कर रहा है 9.4 नंबर का रहा है व्हाट इज मींट बाय यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड लिगांड्स। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, सॉरी फॉर ईच। प्रत्येक का 2 एग्जांपल देना। पहले यूनिडेंटेड कहेंगे तो वैसा टाइप का लिगांड्स जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट सेंट्रल मेटल, या कहेंगे वैसा टाइप का लिगांड्स जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, which form single coordinate bond with central metal is known as unidentate ligands। वैसा टाइप का लिगांड्स जो सेंट्रल मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं यूनिडेंटेड लिगांड्स। लिगांड्स कहेंगे कि वैसा टाइप का लिगांड्स जो सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसको डाइडेंटेड लिगांड्स कहेंगे। एम्बिडेंटेड लिगांड्स कहेंगे वैसा टाइप का लिगांड्स जिसमें 2 लोन पेयर डोनर एटम होगा बट बिहेव एज मोनोडेंटेड लिगांड्स। 2 लोन पेयर डोनर एटम है लेकिन ये बिहेव करता है मोनोडेंटेड लिगांड्स की तरह, तो उसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगांड्स। मोनोडेंटेड लिगांड्स का वाटर हो गया, अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, हेलाइड हो गया, ये सब के सब मोनोडेंटेड लिगांड्स है। और डाइडेंटेड लिगांड्स में इथिलीन डायमीन या ईएन जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऑक्सीलेटो ओएक्स जिसको कहते हैं, तो ये सब डाइडेंटेड लिगांड्स है। और एम्बिडेंटेड लिगांड्स में साइनाइड और आइसोसाइनाइड, नाइट्रो और नाइट्रेटो। चलिए तो 9.4 नंबर भी आपका काम हो गया। जाके देखना लिगांड्स का टाइप दिए थे वहां पे काम किए हैं।
9.5 नंबर का रहा है स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने के लिए सर ये निकाल लेंगे, छोड़ दीजिए। तो वहां भी बताए थे। सर निकाल लेंगे। चलो इसको छोड़ दें। यस सर, छोड़ दीजिए, निकाल लेंगे। Yes, sir. चलिए तो अगला यस सर। क्वेश्चन 9. 9.6 नंबर का रहा है यूजिंग आईपीएक नेम राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका आईपीएक नेम दिया गया, इसका फॉर्मूला लिखना है। इंटेक्स में भी ये काम किए थे कि कंपाउंड का नाम दिया था, उसका फॉर्मूला लिखे थे, और यहाँ भी कंपाउंड का नाम दिया, इसका फॉर्मूला लिखे। क्या ये हो जाएगा? हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा, छोड़ दीजिए। हो जाएगा या हो गया, दोनों में अंतर है। हो जाएगा। एक नहीं इसको हुआ है बना सर, लीजिएगा, दो। अगर नहीं बनाया है तो कर लो। यानी एनसीईआरटी ये देखो कि अगर रियल में वाकई में आप स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो ये माइंड में लेके चलिए। केवल एक ही स्टूडेंट काम किए थे, वो है अंकित कुमार, भिखना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं जो कि काम किए थे बस। और सब तो सर, तो इसको A to Z काम कर दो जी। एनसीईआरटी जब सर आपके साथ लाइन बाय लाइन काम करने के लिए तैयार है, तो ये होना चाहिए। 12th के स्टूडेंट हो तो ये ध्यान रखो कि कम से कम एटलीस्ट सब सर काम कर रहे हैं एनसीईआरटी का। स्पेशली आप कहे कि सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो हमने स्पेशल समय देके आपको वर्क करवा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उठाए। आप कॉपी में लाइन बाय लाइन बनाओ, और इसमें जो फिर से प्रॉब्लम होता है तो फिर से हमसे डिस्कस कीजिए। आप फोन करके बोलना, फिर से हम डिस्कस करेंगे, फिर से सवाल को सॉल्व करेंगे, और A to Z आपके कॉपी में रहना चाहिए सॉल्यूशन। चलिए 9.7 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या? फिर तो आपका दिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका आईपीएक नेम लिखना है। आईपीएक नेम लिखने के लिए ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, ये भी आप काम कर यस सर, हो जाएगा सर, छोड़ दीजिए। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला 9.8 नंबर, लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। वेरियस टाइप का आपका ये तो बताए थे। 9.8 के बारे में बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर और स्टेरियो आइसोमेरिज में आया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में पहला देखे तो आपका आयनाइजेशन, आयनाइजेशन में कहते हैं एक्सचेंज होता आउटर आयन और इनर। पिछले क्लास में भी एक एग्जांपल दिए थे आयनाइजेशन का, जैसे आपका CO NH3 का होल 5 Cl SO4 नहीं होगा, ये SO4 अंदर जाएगा, Cl बाहर आएगा, तो ये कौन सा आइसोमर्स शो करेगा? आयनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरा आयनाइजेशन आइसोमर्स के बाद देखे थे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स। हाइड्रेट या सॉल्वेट जिसमें आपका Fe H2O का होल 6 बाहर Cl3। धीरे धीरे वाटर मोलिक्यूल को बाहर लाना, क्लोरीन को धीरे धीरे अंदर ले जाना, तो वो कौन सा आइसोमर्स होगा? हाइड्रेट आइसोमर्स। तीसरा आपका लिंकेज, एम्बीडेंटेड लिगांड शो करता था लिंकेज आइसोमर्स।
जैसे आपका क्रोमियम NH3 का होल 5 NO2 बाहर SO4। अब ये एम्बीडेंटेड लिगांस है, नाइट्रो और नाइट्रेटो नहीं होगा। इसी तरह से लिंकेज आइसोमर्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स हो गया। ये सब आइसोमेज में तो बताए थे। स्टीरियो में आपका आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल में आपको बताए थे, जैसे एग्जांपल में आपका PtCl4 -2, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेम शो करेगा। जैसे दूसरा देखो Cr NH3 का होल 3 Cl3, ये भी हमारा कौन सा आइसोमर्स शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें फेक आइसोमर्स और मर आइसोमर्स। फेशियल और मेरिडोनल पढ़ाए थे ना, फेक और मर आता है। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स में कहेंगे Cr NH3 का होल 2 CrCl2 इथिलीन डायमीन और इधर NO3, ये आपका शो करेगा। इसमें इथिलीन डायमीन का होल 2 हो जाएगा, इथिलीन डायमीन का। इसमें आपका सिस फॉर्म भी होता है और ट्रांस फॉर्म भी होता है। पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, इंटेक्स का सवाल सॉल्व कर रहे थे, तो कहते हैं आपका सिस फॉर्म जब भी होता है ये आपका शो नहीं करता, ट्रांसफॉर्म आपका शो नहीं करता, सिस फॉर्म इसका शो करता ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यही सब आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में, आइसोमेम का। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हो गया। हो गया सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हो गया, यस सर। कह रहा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। नीचे दिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कह रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, उसके बारे में जा देखते हैं। अगला 9.9 नंबर, पहला दिया हुआ Cr C2O4 होल 3 -3, ये कौन सा टाइप का कहेंगे? ये हमारा MAA का होल 3 टाइप है। ये हमारा सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल शो करता है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल ये शो नहीं करता है। डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करता। दूसरा में आपका CO NH3 का होल 3 Cl3, ये कौन सा टाइप का है? कहेंगे ये MA3
B3 टाइप है। ये केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो करता है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमीन, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो करता है, अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमीन शो करता है तो इसमें दो केस होगा, एक फेशियल होगा, दूसरा मेरिडोनल होगा। यानी एक आपका फेशियल अगर लगातार NH3 ग्रुप एक साथ अटैच हो, एक साथ अगर NH3 ग्रुप अटैच हो, इधर आपका Cl Cl Cl, इसको फेक आइसोमर। और मर्ग के बारे में बात करें तो मेरिडोनल पोजीशन होता है वहां पे प्रेजेंट अगर रहेगा, मतलब कि ये लगातार नहीं रहे, डिसकंटिन्यूअस बीम। जैसे यहां NH3 है, NH3, यहां पे NH3 आ जाए, Cl Cl Cl, इसको कहेंगे मर्ड आइसोमर। तो यही फेशियल और मेरिडोनल है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर अगला क्वेश्चन 9.10 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या इस ऑप्टिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? पिछले क्लास में भी बताए थे इस टाइप का। देखो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, किया है ना सर। Cr C2O4 all 3 -3, इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसको तो ऑक्जिलेटो कहते हैं, इसी को हम OX से भी इंडिकेट करते हैं, ऑक्जिलेटो। क्रोमियम, OX, OX, यही है। अब इसका आप ऑप्टिकल आइसोमर्स मिरर इमेज बनाओगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ड्रॉ करना है। यही स्ट्रक्चर, इसी तरह सारे का काम करना है। हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा सर। क्या इसमें प्रॉब्लम भी है कुछ? हो जाएगा नो सर। छोड़ सर। दीजिए, हो जाएगा। चलिए 10.11 9.11 में जा देखते हैं। 9.11 का ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसमें ज्योमेट्रिकल भी दिखाना है और ऑप्टिकल भी दिखाना है। जैसे आपका पहला नंबर लेते हैं, CO
Cl2 En का होल 2, इस पे एक प्लस चार्ज। इसका मतलब ये टाइप हमारा हो गया एम ए का होल 2 B2 टाइप है। और ये कहेंगे ये शो करता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सिस फॉर्म जो होगा इसका ऑप्टिकल शो करेगा, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल में भी कौन सा फॉर्म होगा, तो सिस फॉर्म। दोनों को दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स टोटल 4 बनेगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना बनेगा, तो ज्योमेट्रिकल का आपका, सॉरी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस बनेगा। सिस का फर्दर 2 होगा, डी फॉर्म और एल फॉर्म होगा। इसका मतलब टोटल कितने बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे। एक ट्रांस होगा, सिस का 2 आइसोमर्स होगा, एक डी फॉर्म भी होगा, दूसरा कौन सा होगा, एल फॉर्म होगा। इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 बनेगा। फिर से सुनो कैसे 3 बनेगा, तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकल में ट्रांस और सिस बनेगा, दोनों 2 आइसोमर्स। फिर सिस का जो है डी फॉर्म भी होगा और एल फॉर्म भी होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी। इसका मतलब सिस में 2 हुआ, ट्रांस 1 हुआ, टोटल कितना हुआ, 3 आइसोमर्स। 3 आइसोमर्स में 2 सिस है, 2 सिस और 1 ट्रांस होगा। सिस 2 होगा, एक डी होगा, दूसरा क्या होगा, एल होगा, डेक्स्ट्रो और लेबो। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, फिर से ये कंपाउंड दिया CO NH3 Cl En का होल 2 प्लस 2। अब ये कंपाउंड है, ये टाइप कहेंगे आपका एम ए का होल 2, ये हमारा ए का होल 2 है, बी और सी। ये भी कहेगा सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल भी शो करता है और ऑप्टिकल भी शो करता है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें टोटल 4 बनेगा, क्योंकि ये रोटेशन होते रहेगा आपका, क्योंकि यहां डिफरेंट ग्रुप है, जिसके कारण सिस फॉर्म भी आपका रहेगा, ट्रांसफॉर्म भी रहेगा। वही है, सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें 4 होगा। अगला तीसरा जो है आपका CO NH3 का होल 2 Cl2 En, ये हमारा टाइप हो गया एम ए का होल 2 B2 C2 टाइप, सॉरी ए होल 2 नहीं होगा, ए B2 C2 टाइप होगा। ये कहेंगे सो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स थ्री बनेगा। सिमेट्रिकल होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें 3 ही बनेगा। इसमें सिस और ट्रांस होगा, जिसमें 3 ही आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर ऑफ आइसोमर्स तो याद रखना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा, कौन कितना आइसोमर्स बनेगा। ये आपका जो आपको ऑप्टिक स्टीरियो आइसोमर्स में बताए थे नंबर ऑफ आइसोमर्स, जैसे एम ए बी सी टाइप होगा, सी डी टाइप होगा, उसमें 3 आइसोमर्स बनेगा।
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें कब 15 आइसोमर्स भी बनता है, तो आइसोमर्स तो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये आसानी से हो पता गया कर सर। सकते हो कौन ज्योमेट्रिकल बनेगा, कौन ऑप्टिकल बनेगा, कौन दोनों शो करेगा। हो गया। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए तो अगला जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ये कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड दिया है पीटी, NH3, Br, Cl, PyD, Py। ये टाइप अगर देखेंगे तो कहेंगे ये आपका M, A, B, C और D टाइप है, सबके सब मोनोडेंटेट लिगांस हैं, तो कहेंगे ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में बताए थे, 15 होगा। 3 बनेगा, 15। नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 बनेगा। तो ये तो आपको पहले भी ये चर्चा किए थे, इसमें 3 आइसोमर्स बनता है, तीनों आइसोमर्स बना के दिखाए थे। और इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमर, कहेंगे क्लास है डज नॉट, क्लास है नहीं, सर, 7 बजे से क्लास रहता है मैथ का। सर ये शाम वाली क्लास कब तक चलेगी? बस 1-2 क्लास खत्म हो जाएगा, जब तक ये सॉल्यूशन है तब तक ये काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का ही ना स्पेशल क्लास रखे हैं, यस सर। ठीक है। तो एक क्लास और चलेगा, मतलब कि आज आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करेंगे, कुछ बचेगा क्वेश्चन तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ आज ही फिजिक्स लगभग वाला समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये आपका डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9.1, बस इसी क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन है जिसको समझाना है, बाकी सब तो चर्चा किए हैं। करा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर gives green PPT with aqueous potassium fluoride. A bright green solution with aqueous potassium chloride. Explain experimental result. जब देखो यहां पे कह रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर है, और वो कह रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर देता है। देखो CuSO4, जब इसको वाटर में ऐड करेंगे, CuSO4 को जब वाटर में ऐड करते तो यहां से आपका CuH2O का होल 4 बाहर चला जाता है SO4, और यही Cu+2 के कारण इसका कलर हो जाता है ब्लू कलर। फिर से आपका ज्वाइन कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका लेके। सर ये सब कराना जरूरी है क्या? क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आता है, देखो सब क्वेश्चन तो ध्यान नहीं रखना है, ये सब ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया गया है तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, आप क्रिटिकल एनालिसिस चैप्टर है जो कि पढ़ना है 12th, साल्ट एनालिसिस चैप्टर प्रैक्टिकल का चैप्टर है।